आज हमारे साथ जम्मू कश्मीर का एक युवा चेहरा, जम्मू कश्मीर में युवाओं की आवाज, एक हिंदुत्व का पर्याय बनता हुआ एक चेहरा, एक संगठन जिसका नाम है एकजुट जम्मू। एकजुट जम्मू ने पिछले कई सालों से लगातार जमीन पे काम किया और जम्मू कश्मीर में जम्मू की आवाज, डोगरा की आवाज, सिख की आवाज, हिंदू की आवाज, वहां के पंडितों की आवाज, ये आवाज एक युवा के चेहरे में अंकुर शर्मा आए। बाय प्रोफेशन अंकुर शर्मा एडवोकेट हैं। कई बड़े मामले दिल्ली तक, सुप्रीम कोर्ट तक आकर के जीते और वहां एक राजनीतिक दल बनाया, क्योंकि आपका मानना यह है, जम्मू के युवाओं का मानना यह है और जम्मू कश्मीर के हिंदुओं का मानना यह है कि जो लड़ाई राष्ट्रवाद की अब तक चली, वो नरेटिव एक तरीके से जिहादियों का, एंटी इंडिया का, पाकिस्तान का, आईएसआई का ही नरेटिव जम्मू कश्मीर में चला। और आपकी दिल्ली से बहुत सारी शिकायतें भी हैं, दिल्ली से भेजे जाने वाले लोगों के बारे में शिकायतें हैं और ये आज से नहीं, पहले से हैं। आज खास वजह यह है कि अब से कोई 2 या 3 महीने तक, 2 ढाई महीने के बाद 5 अगस्त 2019 को पूरे देश में राष्ट्रवाद की उस वक्त लहर बहुत चली, जब जम्मू कश्मीर से 370 और 35A को हटाने का एक बिल पार्लियामेंट में पास हुआ। और उसके बाद लगा कि वहां जो आवाजें अब तक दबाई जाती थी, जो एंटी हिंदू और एंटी भारत नैरेटिव वहां चलाया जाता था, जो व्यवस्था में जिहादी मानसिकता बैठी हुई थी, जो एपरेटस में तमाम एंटी इंडिया लोग बैठे गए थे, शायद उनकी अब गिनती कम होगी और राष्ट्रवादियों की आवाज सुनी जाएगी। इस बीच में वहां पहले जो गवर्नर थे, मलिक साहब थे, फिर उसके बाद में उत्तर प्रदेश के, ईस्टर्न यूपी के एक कद्दावर नेता लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाए गए, मनोज सिन्हा साहब को, और वहां से बीच बीच में अजीब अजीब आवाजें आती हैं। तो मेरा सवाल सबसे बड़ा यह है अंकुर साहब कि पिछले इस 2 साल के बदलने की बातचीत तो मैं आपसे करूंगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी मैं जितनी बातें सुनता रहता हूं, आप नेशनल टेलीविजन पे भी आते हैं, आप लोकल मीडिया में भी छाए रहते हैं, आपकी एक लगातार मांग पहले दिन से रही है। आपका कहना है कि ये जो जम्मू कश्मीर का जो डिवीजन हुआ कि लद्दाख को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया और फिर जम्मू कश्मीर को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया और फिर आपने पार्लियामेंट में यह भी कह दिया कि समय के साथ वहां जो है विधानसभा बहाल कर दी जाएगी। आप कहते रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में का इसका जो है से रीऑर्गेनाइज करना चाहिए और आप जम्मू को एक अलग से यूनियन टेरिटरी की मांग करते रहे हैं। तो इसके पीछे आपकी पॉलिटिकल विजन क्या है और उस विजन में राष्ट्र कहां तक शामिल है, दिल्ली कहां तक शामिल है, और अगर यह सब नहीं हो रहा है तो उसका इंपैक्ट क्या हो रहा है? एक बात। दूसरा यह है कि आप लगातार ये कहते रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को आज भी धारा 370 हटने के बाद भी, 35A हटने के बाद भी, जो वहां नेशनलिस्ट फोर्सेस हैं, चाहे वो किसी सामाजिक संगठन के नाम से वहां जानी जाती हो, राजनीतिक दल के, उसमें कुछ फर्क नहीं आया है। और कुछ हद तक तो मैंने आपको, जब आपसे कई बार मुलाकात हुई तो आपने ये भी कहा कि एक तरीके से दिल्ली की सरकारें जो भारत विरोधी नैरेटिव है उनसे एक तरीके से अनुमोदन कराना चाहती हैं, उनका वेरिफिकेशन कराना चाहती हैं कि हम कितने राष्ट्रवादी हैं और हम आपके साथ हैं। यानी दिल्ली जो है जम्मू कश्मीर और खासतौर से वैली में जो इस्लामिक आतंकवाद है उससे अपनी हर बात का अनुमोदन क्यों कराना चाहता है, आप ये कहते रहे हैं। तो क्या इस देश और जम्मू कश्मीर में पिछले 2 सालों में इस धारा के हटने के बाद क्या क्या हुआ और आपकी जो मांग है उसके पीछे क्या मानसिकता है? और आपने इस बीच में एकजुट जम्मू, जो आपने एक मूवमेंट शुरू किया और आप फिर उन ताकतों से निराश हुए कि जो काम जमीन पे राष्ट्रवादी ताकतों को करना था
वो नहीं हुआ, और करीब करीब जो कांग्रेस करती थी, जो बीजेपी कर रही है, या और जो दूसरी संगठन थे, वो सब लोग एक ही ढर्रे पे हैं, उसमें कुछ बदला नहीं है। तो आपने एक संगठन को राजनीतिक दल बनाया और आपने पूरी ताकत के साथ युवाओं को जोड़ा, और जिस तरीके के मुझे वहां से फीडबैक मिलता है, लोग कहते हैं कि अगर अंकुर शर्मा ने ये पहल और पहले की होती तो आज उसका और बड़ा लाभ होता। लेकिन आज आपके साथ बड़ी तादाद में युवा जुड़ रहे हैं, और आप जिस बात को कहते रहे हैं वो समझ रहे हैं। मैंने आज आपको दावत दी है कि आज जम्मू कश्मीर के क्या हाल हैं, कैसे हैं, और ये रीऑर्गेनाइजेशन का जो आपका मामला है, आप ये भी कहते रहे हैं कि 2011 का जो जो सेंसस था वो किस तरीके से वहां की इस्लामिक ताकतों ने फ्रॉड किया, जम्मू कश्मीर की सीटें कम की, वैली की, ये तमाम समग्रता में मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं कि मैं आपसे क्वेश्चन आंसर नहीं करना चाहता। मैंने अपना पर्सपेक्टिव रखा है कि मैं ये चाहता हूं, और मैं नहीं, मेरे माध्यम से लाखों लोग ये जानना चाहते हैं कि अंकुर शर्मा जो वहां की एक अपनी उस जमीन और मिट्टी की वॉइस है, क्योंकि यहां दिल्ली में तो बहुत से बयानवीर आपको मिल जाएंगे जो जम्मू कश्मीर पे बयान देते हैं, लेकिन वो जम्मू कश्मीर जाते नहीं है। आप आतंकवादियों की धमकियों और निशाने के बावजूद भी ना आपकी आवाज कमजोर पड़ी है, ना आपका हौसला कम हुआ है, बल्कि जितनी धमकियां मिलती हैं आपका हौसला उतना ही बढ़ता है। हम जैसे लोग दिल्ली में बैठ करके, हमारी कोई ताकत नहीं है, लेकिन हमारे पास छोटा सा जो एक एक पूरा सिस्टम है, हम चाहते हैं कि हमारी ताकत से आप जैसी ताकतें जम्मू कश्मीर में मजबूत हो। आप मजबूत होंगे तो भारत राष्ट्र मजबूत होगा, दिल्ली मजबूत होगी। मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपनी बात को अपने हिसाब से रखें, अपने तथ्यों को रखें, देश आपको सुनना चाहता है। अंकुश शर्मा जी। धन्यवाद पुष्पेंद्र जी। पिछले 70 वर्ष से भारत की राजसत्ता की जो पॉलिसी जम्मू कश्मीर को लेके रही, जो अब एक पॉलिसी पैराडाइम बन गई, उस पॉलिसी पैराडाइम में ये निहित था कि जम्मू कश्मीर को हाफ सेपरेटिज्म के जरिए ही चलाना है। जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल कंट्रोल इस्लामिस्ट्स के हाथ में दे के ही चलाना है। वही 70 साल की पॉलिसी को अडॉप्ट किया 2014-15 में तत्कालीन इमीडिएट सरकार ने भी, और अनफॉर्चुनेटली वही पॉलिसी जम्मू कश्मीर में चलती रही। इस पॉलिसी में यह भी निहित था कि जो राष्ट्रवादी जम्मू है, नेशनलिस्ट जम्मू है, वो सेकेंड क्लास, हॉस्टेज, एनस्लेव्ड और कॉलोनाइज्ड रहेगा। इस्लामी ताकतों को इस तरीके से पेश किया जाएगा जैसे वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज और सेक्युलर ताकतें हों, और इस अनहोली नेक्सस बिटवीन इस्लामिस्ट एंड स्टेट ऑफ इंडिया एंड दिल्ली, इस कॉन्ट्रैक्ट को लेजिटिमाइज करने का, वैलिडेट करने का काम भारत भी करेगा, और मोर स्पेसिफिकली जम्मू संभाग का राष्ट्रवादी समाज भी करेगा। तो होते होते कॉन्सिक्वेंशली ऐसा होता रहा कि जम्मू कश्मीर में सेपरेटिज्म पे इंसेंटिव हो गया और नेशनलिज्म के लिए कॉस्ट्स बियर करना लोगों ने शुरू की। टेररिज्म और टेररिस्ट्स पे इंसेंटिव हो गया, और काउंटर इंसर्जेंट्स और देश समर्थन में जो ताकतें खड़ी होती थी, उनकी प्रताड़ना, एक्सप्लॉयटेशन होना शुरू हो गई। जिस समय 370 और 35 से ध्वस्त हुआ, एब्रोगेट हुआ 2019 में, उस समय भी एकजुट जम्मू ने पब्लिकली उसी दिन या के मीडिया में कहा था, पब्लिक डोमेन में यह बात रखी थी कि देखिए 370 और 35 से ध्वस्त करना केवल एक पहला कदम है। आपको 370 और 35 से की एब्रोगेशन को लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाने के लिए 10 कदम और उठाने पड़ेंगे, जिसकी चर्चा अभी मैं दूसरे चरण में आपके साथ बात करते हुए करूंगा कि वो क्या कदम होने चाहिए। 370 और 35 को हमें इस तरीके से समझना है कि ये वो चीज नहीं थी, वो दीवार नहीं थी जिसने केवल डेवलपमेंट रोकी थी, जिसने भारत को कश्मीर में अंदर आने से रोका था। 370 और 35 से वो मानसिकता थी जो मानसिकता जिन्हा की मानसिकता थी, जो द्वितीय राष्ट्र की डॉक्ट्रिन की थ्योरी पे आधारित थी, जो पाकिस्तान के निर्माण की फाउंडिंग प्रिंसिपल्स पे आधारित थी। 370 और 35 से यह सुनिश्चित करता था, यह कहता था कि चूंकि जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, इसीलिए यहां पे भारत का संविधान लागू नहीं होगा। चूंकि यह मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, इसीलिए इस स्टेट का अलग संविधान होगा। चूंकि यह मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, इसीलिए इस स्टेट का अलग झंडा होगा, स्टेट विद इन स्टेट, और उस स्टेट का आधार बनाया गया मुस्लिम सब नेशनलिज्म को। स्पेशल स्टेटस क्यों? क्योंकि यह मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है। सेम प्रिंसिपल जिस प्रिंसिपल के आधार पे पाकिस्तान का निर्माण किया गया था। तो 1947 के बाद हमने क्या देखा? वी सॉ अ नॉन सेक्युलर थियोक्रेटिक इस्लामिक स्टेट विद इन द सेक्युलर टेरिटरी ऑफ इंडिया। भारत की सेक्युलर पॉलिटी और टेरिटरी में
एक पाकिस्तान का बीज बो दिया गया था। चूंकि पाकिस्तान का बीज बो दिया गया था, तो फिर उसके जो नेचुरल और प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेस थे, जिसमें देश को ब्लीड करना, राष्ट्रवादी ताकतों को लैसरेट करना, राष्ट्रीय हित को कॉम्प्रोमाइज करना, इंटरनल सबवर्जन इंट्रोड्यूस करना, वो सब हमने पिछले 70 वर्ष में देखे। तो एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन रही जहां पे 370 और 35 को एब्रोगेट करने के बाद भारत सरकार ने कदम आगे बढ़ाने के बजाय कदम पीछे लेना प्रारंभ कर दिए, शुरू कर दिए। मैं डायरेक्शन की बात कर रहा हूं जो पोस्ट एब्रोगेशन सरकार की, भारत की राजसत्ता की होनी चाहिए थी। किसी ना किसी तरीके से कश्मीरी इस्लामिस्ट रेजीम को यह संदेश देने की कोशिश की गई कि देखिए 370 और 35 की एब्रोगेशन एक एबरेशन है। मान के चलिए कि कुछ बदला नहीं, पावर स्ट्रक्चर्स बदले नहीं है। इसी पृष्ठभूमि में मैं आपको ये कहूं कि अब रीसेंट डिमांड जो एकजुट जम्मू ने जम्मू कश्मीर में की है, जिसकी चर्चा पूरे देश भर में अभी हो रही है, और कल यहाँ के एलजी साहब ने एक राष्ट्रीय चैनल को इंटरव्यू देते हुए संबंध में कुछ बयान भी जारी किए, जिसके बारे में मैं फिर दूसरे चरण में बात करूंगा। वो ये है कि अब हमने ये कहा है कि 370 और 35 की एब्रोगेशन को उसके लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाने के लिए आपको दो चीजें करनी है। आपको सबसे पहले जम्मू को एक फुल फ्लेज्ड स्टेट घोषित करना है, और दूसरा आपको कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड करना है। मैं दोनों डिमांड्स के पीछे जो हमारे आर्ग्यूमेंट्स हैं वो आपके माध्यम से पूरे देश के सामने रखना चाहता हूं। कश्मीर को मैं पहले लूंगा। कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड करने के निम्नलिखित कारण हैं। सबसे पहला कारण ये, और देखिए कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड करना है तो दूसरी यूनियन टेरिटरी किसके लिए बनानी? उन कश्मीरी हिंदुओं के लिए, हिंदूज ऑफ कश्मीर के लिए, जिन्हें 1990 में नरसंहार जिनका करके वहां से भागने पे मजबूर किया था, विक्टिम्स ऑफ जेनोसाइड। उसमें पहला कदम यह रहेगा कि भारत सरकार आधिकारिक तौर पे 1990s में जो कश्मीर के हिंदुओं के साथ हुआ, जो जम्मू संभाग के डोडा, किश्तवाड़, पार्ट्स ऑफ रामबन, पार्ट्स ऑफ उधमपुर, राजौरी, पुंछ, जो मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में हुआ, उसे आधिकारिक तौर पे जेनोसाइड डिक्लेयर करे, क्योंकि भारत सरकार यूएन कन्वेंशन ऑन जेनोसाइड की सिग्नेटरी है। भारत सरकार भागती रही है अपनी जिम्मेवारी से कि हिंदू जेनोसाइड को ऑफिशियली जेनोसाइड डिक्लेयर करें। तो हमारी पहली ये डिमांड है कि क्राइम्स ऑफ जेनोसाइड अगेंस्ट हिंदूज को एड्रेस करने के लिए सबसे पहले आप उनके लिए कश्मीर के अंदर, जहां वो 5000 वर्ष पूर्व से भी पहले के निवासी थे, उनके लिए वहां पे एक एक्सक्लूसिव लैंड डोमेन क्रिएट करें जो डायरेक्ट दिल्ली मॉनिटर करे, दिल्ली कंट्रोल करे, और वो यूनियन टेरिटरी कार्व आउट करके हो सकता है। ये कोई कम्युनल आर्ग्यूमेंट भी नहीं है कि आप हिंदुओं के लिए एक यूनियन टेरिटरी कश्मीर को तोड़ के क्रिएट कर रहे हैं। ये एक सेक्युलर आर्ग्यूमेंट है। ये भारतीय राजसत्ता की मॉरल, लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन को डिस्चार्ज करने का एक मौका है, जहां पे वो विक्टिम्स ऑफ जेनोसाइड के साथ न्याय करेगी। विक्टिम्स ऑफ जेनोसाइड को रिहैबिलिटेट करने के लिए, रीसेटल करने के लिए, उनके साथ न्याय करने के लिए आप कश्मीर को 2 हिस्सों में तोड़ेंगे, जिसमें से एक हिस्सा केवल और केवल हिंदूज ऑफ कश्मीर के लिए होगा, और दूसरा रेस्ट ऑफ द कश्मीर। देखिए जम्मू कश्मीर में जो समस्या है, उस समस्या का नाम है जिहाद, और जिहाद की सैंक्चुरी है कश्मीर। और कश्मीर को जब तक केंद्र अपने डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं लेगा, तब तक इस कैंसर का, इस नासूर का इफेक्टिव तरीके से इलाज नहीं किया जा सकता। देखिए कॉमन सेंस है, जिस एरिया में प्रॉब्लम है उस एरिया को आप अपने डायरेक्ट कंट्रोल में लें, दिल्ली अपने डायरेक्ट कंट्रोल में ले, तो भारत की राजसत्ता का कंट्रोल तो वहां पे कंसोलिडेट होगा। अभी वहां पे स्टेट बना के, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम्स को अब्यूज करके, हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में उनके लोग घुसा के, जो डेमोक्रेसी को इंटरनली सबवर्ट करते हैं और अपने कम्युनल जिहादी हेजेमोनिक इस्लामिस्ट एजेंडा को आगे बढ़ाते हैं, उन्हें एम्पावर करने के बजाय विदाउट लेजिस्लेचर कश्मीर को एक यूटी में अगर तब्दील किया जाए, तो क्या हम इस अब्यूज को रोक सकते हैं कि नहीं रोक सकते हैं? फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, बाकी तमाम लोग जिन्होंने भी कश्मीर से जम्मू कश्मीर पर राज किया, दे वर ऑल सबवर्ट्स। उन्होंने इंटरनल सबवर्जन इंट्रोड्यूस करके भारत की राजसत्ता पे अंदर से कब्जा किया, which means controlling the state apparatus from within, which happens by planting individuals and policies within the state apparatus, within the state framework. और होता फिर यह है कि प्रधानमंत्री कोई भी बन जाए, स्टेट apparatus से जो फीडबैक आती है, जो प्रेफरेंसेस आती हैं,
जिन फॉर्मुलेशंस पे, जिन अंडरस्टैंडिंग्स पे, जिन बायसेस पे वो बनी होती है, अंत वो गतवा भी होता है। और जिसके कारण पिछले 70 वर्ष से चल रही पॉलिसीज अभी 2014 के बाद 7 साल बीतने के बाद भी कंटेन नहीं हो पाई, अरेस्ट नहीं हो पाई, रिवर्स नहीं हो पाई, और आतंकवाद को इंसेंटिवाइज करने वाली ही रही। और जिसके कारण मुख्यतः हम ये कहते हैं कि इंडियन स्टेट इज वर्किंग अगेंस्ट द इंडियन नेशन, और जम्मू कश्मीर उसकी जीती जागती और बहुत बड़ी मिसाल है। भारत की राजसत्ता इस सनातन इंडिक सिविलाइजेशन से केवल विमुख ही नहीं है, बल्कि होस्टाइल भी है। विटिंगली, अनविटिंगली, कॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली अंदर से टेक ओवर हो गया है। उसके कारण तमाम कारण आप गिना सकते हैं, वो एक दूसरी डिबेट होगी, मैं इस डिबेट में उसमें अधिक चर्चा में जाना नहीं चाहूंगा। तीसरा इंपॉर्टेंट कारण कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड करने का, भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज की आंखें बंद हैं, या फिर हमारे जो राजनेता हैं उन्होंने आंखें बंद कर दी हैं, या फिर इंट्रूजन जो हमारे स्टेट अपरेटस में इतना अधिक हो गया है, हाईएस्ट लेवल पे पैरालिसिस कॉज करने के कारण इतना सा सिंपल लॉजिक ये समझ नहीं पाते कि जब पाकिस्तान का टारगेट सनातन इंडिक सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय करने का है, और उस डिस्ट्रक्शन में उनके मिलिट्री जनरल्स ये कहते हैं कि हिमालयस की इस्लामाइजेशन करना अनिवार्य है, क्योंकि सनातन का क्रैडल, सनातन का पालना तो हिमालय है। हिमालय में जो सनातन के सिंबल्स हैं, सनातन की जो प्रेजेंस है, अगर आप उसे ही इस्लामाइज करें, उसे ही नष्ट करें, चाहे अमरनाथ हो, वैष्णो देवी हो, उत्तराखंड में हरिद्वार और कितने ही तमाम हमारे तीर्थ हो, या हमारे संतों की, महात्माओं की, ऋषियों की पुरानी इतिहास हो, सनातन का पालना हिमालयस को कहा जाता है, ग्रेट हिमालय पर्वत को, पूरी चेन को, उसे इस्लामाइज करने का है। तो मुझे बताइए, जो कश्मीर 100% इस्लामाइज हो चुका है, क्या भारत की ये स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी, एक स्ट्रेटेजिक इंपेरेटिव नहीं है कि वहां पे एक जियोपॉलिटिकल हिंदू फुटहोल्ड क्रिएट किया जाए, वहां पे एक कश्मीरी हिंदुओं के लिए एक कॉलोनी बसाई जाए, जिसे एक यूनियन टेरिटरी का स्टेटस दिया जाए, वो नॉर्थ ईस्ट ऑफ रिवर झेलम और उसके अराउंड के एरियाज में क्रिएट की जाए, ताकि जम्मू का कनेक्ट लद्दाख के साथ ना टूटे। स्ट्रेटेजिकली, जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी 100% जो कश्मीर इस्लामाइज्ड है, पाकिस्तान के इस्लामाइजेशन ऑफ हिमालयस के प्रोजेक्ट को रोकने के लिए एक जियोपॉलिटिकल स्ट्रॉन्ग, सेंट्रली कंट्रोल्ड हिंदू फुटहोल्ड अनिवार्य है। और फिर आप जो वहां पे हिंदू फुटहोल्ड क्रिएट करेंगे, उसके लिए तो आपके पास सेक्युलर आर्ग्यूमेंट भी है, क्योंकि इस सरकार को अपनी सेक्युलर इमेज की बहुत चिंता है, और सेक्युलरिज्म का सर्टिफिकेट जब तक मुसलमान या कम्युनिस्ट ना दे, इन्हें चैन नहीं आएगा। तो आप कहिए कि हिंदुओं के साथ जो हुआ वो नरसंहार था, और नरसंहार के विक्टिम्स को रिहेबिलिटेट करने के लिए हम यहां पे यूनियन टेरिटरी कार्व आउट कर रहे हैं। मुसलमान समझौता करेगा, क्योंकि मुसलमान भी उस नरसंहार में डायरेक्टली शामिल था। ये प्रपंच रचते हैं, झूठ बोलते हैं कि पाकिस्तान के आतंकवादी शामिल थे। पाकिस्तान के आतंकवादी भी शामिल थे, यहां की अलगाववादी ताकतें भी शामिल थी, यहां की सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज जो पाकिस्तानी फ्लैंक्स हैं, जिहादी हैं, एमसी है, पीडीपी है, कांग्रेस की इकाई वहां पे रहने वाली जो थी उस समय, वो भी शामिल थे। और देखिए, सोसाइटी ने इन तमाम सबवर्सिव एलिमेंट्स के लिए एक बंकर का काम किया। इसी सोसाइटी में ये आतंकवादी रहते थे, इसी सोसाइटी ने उन्हें मॉरल लेजिटिमेसी दी, इसी सोसाइटी ने पत्थर मार मार के सिक्योरिटी फोर्सेस पे उनके भागने के प्रयासों को कामयाब बनाया एनकाउंटर्स के दौरान। कश्मीर की सोसाइटी एक बंकर है जिहादी वॉर फॉर्म के लिए। इस बंकर को भी ध्वस्त करना आवश्यक है, और यह बंकर का काम 1990 में भी किया था। आतंकवादियों ने गोलियां मारी, समाज के लोगों ने हिंदुओं के मंदिर, उनका इतिहास, उनके सिंबल्स, उनकी पहचान से जुड़ी तमाम वो चीजें जीनोसाइडल एक्ट्स में तबाह की, बर्बाद की, गर्भगृह तक उखाड़े गए। और हेट्रेड की इंतहा इतनी थी कि केवल मंदिर नहीं तोड़े गए, जिन प्लिंथ पे मंदिर खड़े थे उन प्लिंथ को भी खोद खोद के बाहर निकाल के बाहर फेंका गया। और क्या क्या किया गया, मैं अधिक, मेरे पास शब्द नहीं है अभी उन चीजों को बयान करने की कि मूर्तियों के साथ क्या किया गया, शिवलिंग के साथ क्या किया गया। बट एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। तो आप कहिए, फारूक अब्दुल्ला जैसे तमाम नेता जो जेनोसाइड की डेफिनेशन के तहत उस कृत्य में, एक्ट्स ऑफ जेनोसाइड में शामिल हो जाते हैं, उन्होंने वो किया। अदरिंग का प्रोसेस, ये हिंदू एजेंट है, ये इंडिया का एजेंट है, ये एक अलग कम्युनिटी है, इसे सबक सिखाना है, ऐसी स्पीचेस मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज की ऑन रिकॉर्ड हैं।
न्यूज़पेपर में अवेलेबल हैं, जिसके आधार पे आप उन्हें जेनोसाइड कन्वेंशन के तहत बनाए हुए कानून में लपेट सकते हैं और न्यूरमबर्ग जैसे ट्रायल्स चलवा के उन्हें फांसी की सजा दे सकते हैं, जिस तरीके से जर्मनी के खिलाफ किया गया था ज्यूज जेनोसाइड के बाद। अनफॉर्चुनेटली भारत सरकार मुसलमान नाराज ना हो जाए, इस हिंदू जेनोसाइड को रिकॉग्नाइज करने तक भी तैयार नहीं है। ये कहते हैं जेनोसाइड माइग्रेशन थी। दिस इज क्लियर डिनायल ऑफ जेनोसाइड। और मैं आपको बताऊं, जितने भी जेनोसाइड पे एक्सपर्ट्स रहे हैं, थिंकर्स रहे हैं, जिन्होंने स्टडी की है, डिनायल ऑफ जेनोसाइड इज द क्लाइमेक्स ऑफ जेनोसाइड। कि जब किसी विक्टिम समाज के साथ नरसंहार हुआ और जब ताकतें कहें कि नरसंहार तो हुआ ही नहीं, वो क्लाइमेक्स है जेनोसाइड का। साइकोलॉजिकली भी आप उनका जेनोसाइड कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, तबाह कर देते हैं उस समाज को। इसीलिए कश्मीरी समाज को कहिए कि हम आपने जो किया, आपके कृत्यों को नरसंहार घोषित करेंगे और आप पे कार्रवाई करेंगे। अगर आपने कोई भी विरोध किया जम्मू कश्मीर में, कश्मीरी हिंदुओं के लिए एक यूनियन टेरिटरी कार्व आउट करने के रास्ते में, लेकिन उसके लिए तो आपको अपने स्ट्रेटेजिक विजन्स क्लियर चाहिए। अनफॉर्चुनेटली इंडियन स्टेट इज ब्लाइंडेड। अब आप जम्मू पे आ जाइए कि जम्मू को अलग राज्य का दर्जा क्यों चाहिए। पहला आंसर यह है कि जम्मू भारत सरकार की, इंडियन स्टेट की सरकारें कई रही इंडियन स्टेट अपैरेटस में, गलत पॉलिसी पैराडाइम के कारण, क्योंकि मुस्लिम स्टेट का निर्माण किया था, उसे चलाना भी था, उसका पोषण भी करना था, गलत नीतियों के कारण भारत सरकार की जम्मू एनस्लेव्ड रहा, होस्टेज रहा, सेकंड क्लास रहा, डिसएम्पावर्ड रहा, जिसके कारण डेवलपमेंट नहीं हो पाई, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाई, प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट्स नहीं हो पाई। जम्मू संभाग में कश्मीर से अधिक पोटेंशियल वाले टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं जिनकी डेवलपमेंट नहीं हो पाई, विच इज अगेन रिलेटेड टू इकोनॉमी एज वेल एज एम्प्लॉयमेंट। तो एक तो सबसे पहले जम्मू की पॉलिटिकल लिबरेशन हो जाएगी। एक कश्मीरी इस्लामिस्ट हेजेमोनिक ताकत का गुलाम जो हमें 1947 में भारत की राजसत्ता ने बना दिया, उससे निवारण हो जाएगा। इंडिपेंडेंस से बड़ी खुशी तो और कुछ नहीं हो सकती। फुल स्टेट बनाया जाएगा तो जम्मू के लोगों की आंखों में आप सेंस ऑफ एम्पावरमेंट देखेंगे। और मैं किन लोगों की आंखों में सेंस ऑफ एम्पावरमेंट की गुजारिश कर रहा हूं? उन लोगों की आंखों में जो राष्ट्रवादी रहे, जिन्होंने भारत का झंडा हमेशा जम्मू कश्मीर में पकड़ के रखा, जिन्होंने अपने सीने पे गोलियां खा के यहां पे हिंदुस्तान को जीवित रखा, जिन्होंने 70 साल में पिस पिस के कश्मीरी एंटी नेशनल सेपरेटिस्ट हेजेमनी के तहत, क्योंकि भारत की राजसत्ता ने यह बताया कि ऐसे पिसना ही राष्ट्रीय इंटरेस्ट है, नेशनल इंटरेस्ट है, आहिस्ता आहिस्ता मुसलमान को मेन स्ट्रीमिंग में ले आएंगे, उनके आंखों में सेंस ऑफ एम्पावरमेंट की मैं गुजारिश कर रहा हूं। तो एक तो फायदा ये होगा। दूसरा, पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल्स ये भी कहते हैं कि इस्लामाइजेशन ऑफ हिमालयाज में पहला स्टेप तो इस्लामाइजेशन ऑफ कश्मीर है, जो 1990s में अचीव कर लिया गया। लेकिन आपको गजवाए हिंद की लड़ाई को पूरा सरे अंजाम देने के लिए फॉल ऑफ नॉर्दर्न इंडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड विद इन नॉर्दर्न इंडिया फॉल ऑफ जम्मू इज क्रिटिकल। सो व्हेन फॉल ऑफ जम्मू इज क्रिटिकल, तो आप क्या स्ट्रेटेजी डिवाइस करेंगे? वहां पे 5% हिंदू समाज के लोग थे जो बिखरे पड़े थे। 500 घरों में से 2-3 घर हिंदुओं के थे। पूरा समाज पूरे कश्मीर में बिखरा हुआ था, इकट्ठे। देयर वाज नो गेटवाइजेशन। तो वहां से तो उनको गोली मार के, नरसंहार करके, रेप, बलात्कार, मर्डर्स करके वहां से भगा दिया गया। अब हाउ डू यू इन्वेड जम्मू? तो उसके लिए जो इस्लामिस्ट स्ट्रेटेजी है ऑफ ब्रिंगिंग इन डेमोग्राफिक चेंज मोर इफेक्टिवली, वो डिप्लॉय की गई। तो जम्मू कश्मीर में जम्मू के ऊपर डेमोग्राफिक असॉल्ट को लेके या लैंड जिहाद को लेके वैसे भी हमने देश को बहुत जागरूक किया। नेशनल टेलीविजन तक ने सबूतों के आधार पे, डेटा के आधार पे 1-1 घंटे की डॉक्यूमेंट्रीज हमारी प्रेजेंटेशन के बाद चलाई, जिसमें हमें भी देश को बताने का बहुत मौका मिला। लेकिन मैं उस पृष्ठभूमि में आपके माध्यम से भी देश के राष्ट्रवादी समाज को, देश की चिंता करने वाले समाज को फिर एक ब्रीफली बताना चाहूंगा कि जम्मू संभाग को चूंकि इन्वेड करना था और जम्मू कश्मीर एक नॉन सेक्युलर थियोक्रेटिक इस्लामिक स्टेट थी, प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड द स्टेट ऑफ इंडिया, इसीलिए जम्मू कश्मीर में डेमोग्राफिक इन्वेजन का प्रोसेस स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रोसेस रहा, स्टेट प्रायोजित प्रोसेस रहा। सबूत, पहला रोशनी एक्ट
एक ऐसा कानून जिसके जरिए स्टेट लैंड, सरकारी भूमि मुसलमानों के नाम पे कर दी गई। एक ऐसा कानून बनाया गया जिसमें यह कहा गया कि जिसने स्टेट लैंड एनक्रोच की है वो हमें आवेदन दे, कुछ पैसे दे, हम उसके नाम पे सरकारी जमीन के मालिकाना हक कर देंगे। आईएसआई की साजिश थी, जम्मू टारगेट पे था, जम्मू की डेमोग्राफी को चेंज करना था, इसलिए कानून बनाया गया। हिंदुओं ने भी आवेदन दिए, वो भी कई जगह पे स्टेट लैंड के पोजेशन में थे, लेकिन उनका लीगल पोजेशन था, क्योंकि लैंड रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करने के बाद वो जमीन जो जमींदारों के पास सीलिंग लिमिट से अधिक थी वो एस्चीट होके स्टेट लैंड बन गई थी। और ये वो लोग उस स्टेट लैंड पे बैठे थे जिन्हें एग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट में प्रोस्पेक्टिव ओनर्स का दर्जा हासिल था। सरकार की जिम्मेवारी थी कि पहले इसे सरकारी जमीन बना के फिर सेक्शन 4 और 8 अप्लाई करके एग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट की उसके काश्तकारों को, यानी जहां पे जो वहां पे टिलिंग करते थे उनके नाम पे कर दिया जाए। सरकार ने नहीं किया क्योंकि जम्मू को अल्टीमेटली इन्वेड करना था, उन्हें डाउटफुल स्टेटस में ही रखा, जबकि कानून में वो प्रोस्पेक्टिव ओनर्स थे। तो उनके नाम पे तो ना जमीन एग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट के तहत की, ना रोशनी एक्ट के तहत की। ला के यहाँ पे बाहर से मुसलमानों को बसा के जम्मू के अराउंड, कठुआ के अराउंड, सांबा के अराउंड, उधमपुर में हिंदू मेजोरिटी छोटे छोटे टाउनशिप्स में स्थापित कर दिया गया और कई लाख कनाल जमीन इस कानून के माध्यम से इन्वेड की गई। इसे हमने लेजिस्लेटिव जिहाद का नाम दिया, जिहाद थ्रू लेजिस्लेटिव मोड, और इसे ही इंटरनल सबवर्जन कहते हैं। जब आप सेक्युलर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में घुस के सेक्युलर कानून के माध्यम से की मदद से अपने कम्युनल हेजिमोनिक जिहादी एजेंडा को सरअंजाम देते हैं और पूरा सरकारी तंत्र उसकी इंप्लीमेंटेशन में लग जाता है। दूसरा, महबूबा मुफ्ती ने 14 फरवरी 2018 को जम्मू को डेमोग्राफिकली इन्वेड करने के लिए क्लैंडिस्टिनली सीक्रेट क्लासिफाइड ऑर्डर 5 पन्ने का निकाला, जिसमें उसने मुसलमानों को जम्मू संभाग में जमीनों पे कब्जा करने के लिए लीगल इम्यूनिटी दी और गौहत्या और बवाइन स्मगलिंग करने के लिए दूसरी लीगल इम्यूनिटी मुसलमान समाज को दी। इस 5 पन्ने के ऑर्डर में 3 आदेश बहुत इंपॉर्टेंट है जो डीएम एसएसपीज और डीआईजीज और डीजीपीज और चीफ सेक्रेटरी और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स वगैरह को दिए गए थे। पहला ये कि अगर मुसलमान जम्मू संभाग में कहीं पे भी जमीन पे कब्जा करता है तो कोई डीएम एसएसपी उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा। लिखित में ये आदेश जारी किए गए थे जिसे पब्लिक नहीं किया गया था। दूसरा, मान लीजिए किसी कोर्ट का आदेश आ जाता है तो आपको मुसलमानों को एनक्रोच की गई जमीन से बाहर अगर निकालना पड़ता है तो एसएसपी को यह आदेश दिया गया था मुख्यमंत्री द्वारा लिखित में कि आप ऐसी एविक्शन के लिए पुलिस असिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करेंगे। और तीसरा, यह कहा गया था कि देखिए जम्मू संभाग में मुसलमानों पर बहुत अत्याचार होता है, काउ स्लॉटर और बोवाइन स्मगलिंग के मामले में इन पे कई एफआईआर दर्ज होती हैं। अगर कोई मुसलमान काउ स्लॉटर, गौहत्या जो बैंड था, और बोवाइन स्मगलिंग के मामले में पकड़ा जाए तो आप उस पे सेक्शन 188 आरपीसी और प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट के तहत कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। तो इस तरीके से व्हेन यू आर गिविंग लीगल इम्यूनिटी टू मुस्लिम्स फॉर एनक्रोचिंग लैंड्स इन जम्मू प्रोविंस, कि भाई आपके लिए कानून के कुछ पार्ट्स को सस्पेंड कर दिया गया, मुसलमान लैंड एनक्रोचमेंट कर सकता है, कोई अधिकारी कार्रवाई नहीं करेगा। तो इस तरीके से भी हजारों लाखों कनाल जमीन पे मुसलमानों को बसाया गया। तीसरा, जो आपकी रिवर बेड्स हैं उस पे, उनकी एम्बैंकमेंट्स पे लाइन से आपको दिखेगा, और नेशनल मीडिया में जब ये प्रोग्राम चला भी था लैंड जिहाद के नाम से जी न्यूज पे, जिसमें मुख्य तौर पे मैं भी आया था और एक्सप्लेन किया था और डेटा सब पेश किया था, पिक्टोग्राफिक वीडियोग्राफिक एविडेंस के माध्यम से भी उन्होंने दिखाया था कि किस तरीके से मुस्लिम सेटलमेंट्स क्रिएट की गई हैं ऑन रिवर बेड्स अराउंड एम्बैंकमेंट्स। और इसको मैं कोर्ट में पेश की गई एक रिपोर्ट के माध्यम से भी वैलिडेट कर दूं। जम्मू संभाग में जम्मू सिटी इज द मेन एरिया विच इज अंडर टारगेट। यहां पे सब जानते हैं जम्मू तवी के किनारे स्थित है। तवी को सूर्यपुत्री का दर्जा दिया गया है। हिंदुओं के लिए नदियां मां का दर्जा रखती हैं, भगवान का दर्जा रखती हैं, वैसे ही मां तवी सूर्यपुत्री है। तो कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज जम्मू की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की और उस कमेटी में डिविजनल कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, तमाम मेंबर्स रखे गए और यह रिपोर्ट मांगी गई कि जो सूर्यपुत्री तवी है जम्मू की म्युनिसिपल लिमिट्स में, केवल जम्मू की म्युनिसिपल लिमिट्स में, आप बताइए कि उस पर किसने कब्जा करके रखा है गैर कानूनी? ये हिंदू बहुल क्षेत्र है।
668 लोगों की डिटेल्स दी गई, नाम क्या है, बाप का नाम क्या है, कहां पे कब्जा किया है, क्या प्रॉपर्टी बनाई है, कितने कमरे हैं, कितने गेट हैं, तमाम। 668 में से 667 मुस्लिम्स थे, एक नॉन मुस्लिम था। इसके अलावा फॉरेस्ट लैंड्स, जम्मू के अराउंड, जम्मू संभाग में 10 जिले हैं, 10 के 10 जिलों में हिंदू हैबिटेशंस के अराउंड जितने भी फॉरेस्ट्स हैं उन पे सरकारी मदद से मुसलमानों का कब्जा करवाया गया। उन फॉरेस्ट्स को कॉन्क्रीट जंगल्स में कन्वर्ट किया गया और यही मॉडल हर जगह रेप्लिकेट किया गया कि कहीं पे भी जो मेजॉरिटी हिंदू एरिया है उसके अराउंड के फॉरेस्ट पे आप अधिकारियों से मिलके इस समाज को बसाने का काम करिए, जिस बैकग्राउंड में रसाना का वो बहुत बड़ी साजिश, कठुआ जो इनफेमस रेप एंड मर्डर केस जो है वो भी रचा गया था महबूबा मुफ्ती के द्वारा। देश को उस समय समझ नहीं आई थी कि जम्मू क्यों सीबीआई इंक्वायरी मांग रहा है और भारत सरकार को भी नहीं समझ आई थी, लेकिन ये भी उस जंगल के मॉडल को कि हिंदू मेजॉरिटी एरिया के पास का जो जंगल है उस पर कब्जा करके वहां पे एक मुस्लिम गेटवाइज्ड कॉलोनी बना दी जाए, उसे रेप्लिकेट करने का एक तरीका था। तो कोर्ट में भी जो रिपोर्ट्स आई हैं, मेरे पास 10 के 10 जिलों की फॉरेस्ट लैंड एनक्रोचमेंट्स की एक एक व्यक्ति के नाम की सूची है जो हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच में सबमिट की गई है। 90% से अधिक फॉरेस्ट लैंड एनक्रोचर्स मुसलमान समुदाय के लोग हैं, क्योंकि एक ऑर्गेनाइज्ड सुनियोजित ढंग से स्टेट स्पॉन्सर्ड, स्टेट मशीनरी को इस्तेमाल करके, स्टेट इंस्ट्रूमेंटेलिटीज को इस्तेमाल करके उनको बसाया गया था। और फिर आप जिस तरीके से यहाँ पे वकफ काम कर रहा है, सो ऑन सो फोर्थ। तो बॉटम लाइन ये है कि इस जीनोसाइडल प्रोसेस से जम्मू को कौन बचाएगा? जब तक जम्मू अपने पैरों पे नहीं खड़ा होगा, जब तक पॉलिटिकली एम्पावर नहीं होगा, इस जिहादी टेंटिकल्स को रिवर्स कैसे करेंगे हम? पाकिस्तान के आइडिया ऑफ एक्सपेंशन को कौन रोकेगा? भारत सरकार तो उसे फैसिलिटेट कर रही है। जिस तरीके से 370 और 35A की एब्रोगेशन के बाद डोमिसाइल लॉ के द्वारा डिलिमिटेशन ऑन फ्रॉड एंड फज 2011 के सेंसस के आधार पे बैकडोर से 35 से 370 लाने की कोशिश की जा रही है। आज मैंने ट्वीट भी किया, पॉलिसी के लेवल पे मैं ये कहूं तो भारत की राजसत्ता और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन यहां पे पाकिस्तान की आईएसआई और पाकिस्तान की सरकार की बी टीम की तरह काम कर रही है, गजवाए हिंद को फैसिलिटेट करने का काम कर रही है। नोइंगली, अननोइंगली, विटिंगली, अनविटिंगली, आई डोंट नो। State has been captured from within, I don't know. But as a matter of fact, जो पाकिस्तान चाहेगा जम्मू कश्मीर में हो वही हो रहा है। 370 और 35A को एब्रोगेट करने के बाद इन्होंने ये ढिंढोरा पीटा कि 370 और 35A का वर्स्ट विक्टिम तो जम्मू संभाग था, और हम भी यही कहते थे कि जम्मू संभाग था, और समय समय पे हम एक्सप्लेन भी करते थे डिटेल में कि जम्मू संभाग ही है। तो 370 और 35A को एब्रोगेट करने के बाद पहला जो स्टेप लेना चाहिए था भारत सरकार को, वो तो जम्मू की पॉलिटिकल एम्पावरमेंट थी। लेकिन आप देखिए भारत सरकार ने क्या निर्णय लिया। भारत सरकार ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अब 90 सीट्स होंगी, 83 + 7 7 और बढ़ा दी, और अब 90 सीट्स पे डिलिमिटेशन होगी, और डिलिमिटेशन का आधार बना दिया 2011 के सेंसस को। मैंने स्वयं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कंपैरेटिव एनालिसिस करके और सफिशिएंट एविडेंस के आधार पे पूरे देश को यह बताया था, जो बहुत वायरल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो भाजपा के आईटी सेल के अध्यक्ष ने भी शेयर की थी कि देखिए क्या हो रहा है। यह बताया था कि किस तरीके से 2011 का सेंसस फ्रॉड और फज्ड है। 2001 और 11 के बीच में जम्मू संभाग की रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ को -10% करके दिखा दिया गया। यह तभी होता है जब जहां किसी जगह पे अकाल पड़ जाए, कोई बड़ा नरसंहार हो जाए, धरती निकल जाए लोगों को। किसी और देश में हुआ होता तो वहां की स्टेट, वहां की राज्य सत्ता एक बाकायदा कमेटी का गठन करती और रिपोर्ट मंगवाती कि भाई ये पॉपुलेशन गई कहां। ये तो एक चीज। 1990s के दौरान का डेटा अगर आप सेंसस के एनालिसिस में देखें तो 1990s में तो वहां से 5-7 लाख नॉन मुस्लिम्स कश्मीरी हिंदूज मेनली, उनका नरसंहार करके उन्हें वहां से भगाया गया था। 24% की इंक्रीज बताई गई है उस समय में कश्मीर की पॉपुलेशन में। इसके अलावा और भी कंपैरेटिव एनालिसिस में चौंकाने वाले तथ्य आपके सामने आएंगे। किस तरीके से मुसलमानों की पॉपुलेशन 4.24% बढ़ा दी एक दशक में, किस तरीके से नॉन मुस्लिम्स की -4.24% कर दी एक दशक में। वो तमाम चीजें इसमें जिसपे हमने साबित किया था कि 2011 का सेंसस फ्रॉड और फज्ड है। लेकिन भाजपा की भी आधिकारिक पोजीशन यही है कि जम्मू कश्मीर में तमाम सेंसस फ्रॉड रहे। 2011 के सेंसस के बारे में तो कैटेगोरिकली बहुत रिसेंटली आर्टिकल्स लिख के भी उनके अधिकारियों ने कहा है कि हाँ 2011 का सेंसस फ्रॉड और फज्ड है, इसमें जम्मू की पॉपुलेशन को कम किया गया है।
उसके बावजूद भी सत्ता के बंटवारे का समय आया तो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में लिख दिया कि जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन 2011 के सेंसस के आधार पे होगी। यानी वो प्रोसेस जिस प्रोसेस के जरिए यह तय होगा कि जम्मू ड्राइविंग सीट में आएगा या कश्मीर ड्राइविंग सीट में आएगा, उस प्रोसेस में भी सबवर्जन इंट्रोड्यूस करके वो ऑप्शन चुना गया जिसके आधार पे कश्मीर को ही सत्ता मिले और डेमोक्रेसी की हत्या जम्मू में फिर हो जाए। अधिक पॉपुलेशन होने के बावजूद भी प्रोपोर्शन में कम सीटें जम्मू को मिले, क्योंकि 70 साल की पॉलिसी तो यही है कि जम्मू कश्मीर को कश्मीरी मुसलमान के हाथ में सत्ता सौंप के ही चलाना है। उस समय की रैशनलाइजेशन ये थी कि देखिए जी, जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट है हिंदू मेजोरिटी कंट्री में। दुनिया को अगर हम ये बताएं कि जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी को मुसलमान चला रहा है, मुसलमान सक्सेसफुल कर रहा है, यानी चीफ मिनिस्टर मुसलमान है, तो ही तो भारतीय सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी की विक्ट्री होगी। तो इस तरीके के सबवर्सिव आइडियाज जो अभी भी प्लांटेड हैं वही काम कर रहे हैं और हमें फिर 370 और 35 को एब्रोगेट करने के बाद उन्हीं ताकतों के हाथ में सौंपा जा रहा है जिन ताकतों ने 70 वर्षों में हमारा नरसंहार भी किया, हमारा शोषण भी किया, हमें डिस्क्रिमिनेट भी किया, हमें लेसरेट भी किया, हमें ब्लीड भी किया और हमें स्प्रिंग बोर्ड की तरह इस्तेमाल किया अपने जिहादी एजेंडा को पूरे भारत में फैलाने के लिए। आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, आपकी कोलकाता की जो यूनिवर्सिटीज है उसमें जितने भी जिहादी टेंटिकल्स आपको दिख रही हैं, ये सब वो कश्मीर के लोग हैं जो भारत सरकार के द्वारा दी गई स्कॉलरशिप्स के आधार पे फ्री कॉलेज हॉस्टल ट्यूशन फी लेके वहां पे जाके खड़े हैं। उन्होंने इस विचारधारा को, सोच को वहां पे ले जाके देश के वातावरण को दूषित किया है। बट हु इज फंडिंग देम? इट इज द स्टेट ऑफ इंडिया, इट इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो स्पेशल स्कॉलरशिप कश्मीरी स्टूडेंट्स के लिए लेके आई और इस तरीके के जहरीले सांपों को इन्होंने देश में खड़ा किया, जिन्होंने एक बहुत ही सबवर्जन के एक्ट को पराकाष्ठा पे लेके देश को अंदर से पैरालाइज कर दिया। वहां 2016 में जब सुप्रीम कोर्ट में मैं ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करके गया, अंकुर शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडियन अदर्स, PIL नंबर 489/2016, कि जम्मू कश्मीर में मुसलमान तो बहुसंख्यक है और अल्पसंख्यक के लिए आने वाली 60 से 70 स्कीम्स का फायदा तो आप बहुसंख्यक समाज को दे रहे हैं, यानी मुसलमान को दे रहे हैं, इसे बंद करिए। TMFI जजमेंट को साइट किया गया, कानून को साइट किया गया, पूरा सेक्युलरिज्म के कॉन्सेप्ट को समझाया गया कि माइनॉरिटी राइट्स की क्या सैंक्टिटी है विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और आप माइनॉरिटी फंडामेंटल राइट्स नॉन मुस्लिम्स के लिए जम्मू में सस्पेंड कर रहे हैं। और एक इस्लामिक स्टेट में जिस तरीके से निजाम रहेगा कि काफिर के लिए, नॉन मुस्लिम के लिए, नॉन बिलीवर के लिए, अनफेथफुल के लिए तो कोई जगह ही नहीं है, उसके लिए आने वाली सारी इमदाद, उसके लिए आने वाली सारी जमीनें भी मुसलमानों को ही देनी है, उसी चीज को आप आगे चलाते रहे। तो 2 साल ये केस चला जिसमें भारत सरकार और राज्य सरकार की मिलकर सुप्रीम कोर्ट ने एक ज्वाइंट कमेटी बनवाई, और ये ज्वाइंट कमेटी बनने से पहले भारत सरकार को कई बार फटकार भी लगी और 30-30 हजार रुपए का 2 बार जुर्माना हुआ, राज्य सरकार पे भी जुर्माना हुआ फॉर नॉन कोऑपरेशन, क्योंकि उन्होंने शुरू में ये कह दिया था कि देखिए जम्मू कश्मीर एक सेंसिटिव स्टेट है, मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट है, इसका एक इतिहास है, यहाँ पे हम जो मुसलमानों को मिल रहा है वो मुसलमानों को ही देते रहेंगे, चाहे वो कानून का हनन भी हो। ये एफिडेविट फाइल किया, तो डांट फटकार के बाद अल्टीमेटली 12 मार्च 2018 को एफिडेविट सबमिट किया गया कि ठीक है, हम जम्मू कश्मीर में नॉन मुस्लिम्स को माइनॉरिटी राइट्स देंगे, और इस तरीके से केस डिस्पोज ऑफ हो गया। सरकार के साथ कोई लड़ाई नहीं रही हमारी, उन्होंने लिख के दे दिया। आपको बताते हुए मुझे अभी ये शर्म आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करने के बाद भी जम्मू कश्मीर और भारत सरकार ने मुसलमानों को गैर मुसलमानों के हक देना बंद नहीं किया। प्रधानमंत्री कार्यालय से 15 सूत्रीय कार्यक्रम चलता है, जो 15 अलग अलग स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए, उसकी इंप्लीमेंटेशन गाइडलाइंस में क्लॉज 7B में क्लियरली ये लिखा है, जो हमने लड़ाई लड़ी उसका परिणाम जो निकला, कि जम्मू कश्मीर में मुसलमानों को इन स्कीम्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा, दूसरी नोटिफाइड माइनॉरिटीज को मिलेगा, सिखों को मिलेगा, बुद्धिस्ट को मिलेगा, जैन्स को मिलेगा, क्रिश्चियंस को मिलेगा। अपने ऑफिस की इंप्लीमेंटेशन गाइडलाइंस का हनन करते हुए भारत के प्रधानमंत्री ऑफिस से 15 की 15 स्कीम्स का फायदा जम्मू कश्मीर में मुसलमानों को दिया जा रहा है। 60 से 70 टोटल स्कीम्स हैं, एक स्कीम में 800-900 के करीब स्कॉलरशिप्स रहती हैं, एक स्कॉलरशिप 4-4, 5-5 लाख की स्पेशली हाई पावर्ड स्कॉलरशिप्स हैं, एक वर्ष में करोड़ों रुपए दिए जाते हैं। इन वर्षों में कितने हजार करोड़ का ये बड़ा घोटाला भारत सरकार कर रही है, ना केवल घोटाला बल्कि सेक्युलरिज्म की भी हत्या कर रही है, माइनॉरिटी राइट्स मेजॉरिटी को। तो कहने का मतलब है कि इस तरीके के तंत्र में
एक शिकंजा है जिस शिकंजे में नेशनल इंटरेस्ट यहां पे कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, यहाँ पे इस्लामिस्ट्स ने अंदर से कंट्रोल किया है, वो सिस्टम को चला रहे हैं, वही निर्णय करवाते हैं। आपने नहीं देखा होगा कि प्रधानमंत्री ने जम्मू से किसी लीडर को बुलाया हो चर्चा करने के लिए, अल्ताफ बुखारी को बुलाया, लोन को बुलाया, अब्दुल्ला और मुफ्तीज को बुलाया, कश्मीर की मेन स्ट्रीम लीडरशिप को बुलाया। जम्मू से आप नहीं देखेंगे कि कोई डिसेंटिंग वॉइस को प्रधानमंत्री ने या हमारे होम मिनिस्टर ने बुलाया हो कि आप बताइए जम्मू कश्मीर में क्या चल रहा है। और जिन्हें बुलाते हैं वो पाकिस्तानी फ्लैंक्स हैं, जिन्हें बुलाते हैं वो पाकिस्तान के एजेंडा को पेडल करने वाले लोग हैं, जिन्हें बुलाते हैं वो डिक्लेयर्ड अलगाववादी हैं, जो सेक्युलरिज्म का चोला पहन के यहां पे खड़े हैं। उनसे सलाह लेते हैं, उनके कहने पे काम करते हैं, और कॉन्सिक्वेंशली पाकिस्तान और आईएसआई मन के काम चलते हैं। अंकुर भाई, भारत के प्रधानमंत्री के कार्यालय के अंदर एक जम्मू के नेता हैं और वो कश्मीरी हैं, उनकी बाकी बातों के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा। वो वहां क्या कर रहे हैं? जिनका सगा भाई नेशनल कॉन्फ्रेंस में फारूक अब्दुल्ला की पार्टी का स्पोक पर्सन है, उनके कारनामे पूरे जम्मू कश्मीर में सबको पता है कि वो छोटे वाले अब्दुल्ला के साथ मिलकर सिर्फ जमीनों का व्यापार करते हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में अगर जम्मू कश्मीर का एक आदमी है और जम्मू का है, वो खुद क्या कर रहा है? ये जितनी बात आप बता रहे हैं, जब जम्मू आता है तो आप उनसे पूछते नहीं है? देखिए, मैं क्या आपको आप वहां सजा करके बैठा दिया गया है, या सजे रहने के लिए है, या वहां पर भी पीएमओ के अंदर भी जो एंटी इंडिया नैरेटिव है वो शख्स चला रहा है, या प्रधानमंत्री को सही ब्रीफ नहीं करता ये आदमी? क्या ऐसा है कि सरकार के साथ एक बहुत बड़ी समस्या है कि सिग्निफिकेंट पोजीशंस पे इनसिग्निफिकेंट लोगों को बैठाया गया है। ये तो एक चीज है। दूसरी चीज आप समझिए कि मैंने ये कहा कि स्टेट हैज बीन टेकन ओवर फ्रॉम विद इन, तो आपके इंडिविजुअल्स इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे प्लांट किए गए हैं, एंड दे आर इंश्योरिंग कि वो एजेंडा चलता रहे जो 2014 से पहले भी चलता था। सो आई थिंक, मुझे लगता है कि आपको भी और देश को भी प्रधानमंत्री साहब को चिट्ठी लिख के ये पूछना चाहिए कि भाई साहब, आपके कार्यालय से 15 सूत्रीय कार्यक्रम की जो इंप्लीमेंटेशन गाइडलाइंस जो आपने स्वयं बनाई है, उसकी वायलेशन स्वयं क्यों कर रहे हो जम्मू कश्मीर में? और उसकी वायलेशन की केवल ये क्षति नहीं है कि स्टेट एक्सचेकर को हजारों करोड़ का नुकसान हो रहा है, उससे नेशनल इंटरेस्ट भी कॉम्प्रोमाइज होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपके माध्यम से मैं पूरे देश को बताना चाहता हूं। देखिए, कश्मीर की अलगाववाद को इंटरनेशनल सपोर्ट क्यों है? क्योंकि कश्मीरी मुसलमान के पास माइनॉरिटी स्टेटस है। अच्छा, अब ये कैसे है? देखिए, यूनाइटेड नेशंस का जो चार्टर है ऑन ह्यूमन राइट्स, उसकी डेफिनेशन के हिसाब से ह्यूमन राइट्स आर अवेलेबल ओनली टू द माइनॉरिटीज अगेंस्ट द स्टेट। मतलब केवल अल्पसंख्यक समुदाय के ही ह्यूमन राइट्स होते हैं, बहुसंख्यक समुदाय के ह्यूमन राइट्स नहीं होंगे। उसके अपने लीगल राइट्स होंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स होंगे, फंडामेंटल राइट्स होंगे, तमाम तरीके के राइट्स होंगे, लेकिन ह्यूमन राइट्स एक सुप्रा नेशनल कॉन्सेप्ट है, और ह्यूमन राइट्स केवल और केवल अल्पसंख्यक समाज को ही मिलेंगे, वो भी स्टेट के खिलाफ। तो यानी हिंदू अगर किसी मुसलमान को थप्पड़ मारे तो मुसलमान ये नहीं कह सकता कि मेरे ह्यूमन राइट्स वायलेट हो गए। लेकिन हाँ, एक फौजी, एक पुलिस वाला, एक स्टेट इंस्ट्रूमेंटेलिटी कोई भी मुसलमान को थप्पड़ मारे तो ये कह सकते हैं कि हमारे ह्यूमन राइट्स वायलेट हो गए। तो देखिए, कश्मीर में भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही न्यूज़पेपर्स में इंडियन आर्मी, इंडियन पुलिस, स्टेट इंस्ट्रूमेंटेलिटीज के खिलाफ अनरिबटेड फॉल्स और झूठी स्टोरीज हर हफ्ते 3 या 4 के करीब प्लांट की जाती हैं, जिसमें यह कहा जाता है कि देखिए, इंडियन ऑक्यूपेशन फोर्स ने हम पे ये एक्सेसेस किए और ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन की डेफिनेशन में आते हैं। ह्यूमन राइट्स वायलेशन की डेफिनेशन में क्यों आते हैं? क्योंकि कश्मीरी मुसलमान के पास गैर कानूनी ढंग से माइनॉरिटी स्टेटस है। अब वो सारा पुलिंदा लेके यूएन और यूएन एफिलिएट एजेंसीज के पास जाते हैं। चार्टर के हिसाब से अगर ह्यूमन राइट्स वायलेशन किसी भी कंट्री में हो तो फिर ये बाहरी ताकतें इंडिया के सोवरेन और इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर कर सकती हैं। तो इस आधार पे वो कश्मीर की समस्या को इंटरनेशनलाइज करते हैं और यूएन एफिलिएट एजेंसीज की सपोर्ट अपनी स्ट्रगल के फेवर में पाते हैं, जिसके कारण सेपरेटिज्म को इंटरनेशनल सपोर्ट मिलती है। अब मुझे बताइए, अलगाववाद को जम्मू कश्मीर में इंटरनेशनल सपोर्ट क्या पाकिस्तान दे रहा है, चाइना दे रहा है, यूएस दे रहा है? ये भारत की राजसत्ता ही है ना जो इंटरनेशनल सपोर्ट जम्मू कश्मीर में अलगाववाद की स्ट्रगल को दे रही है। तो क्या इंडियन स्टेट इज नॉट एट वॉर विद इंडियन नेशन?
इंडियन स्टेट इज नॉट होस्टाइल विद द इंडियन नेशन? क्या इंडियन स्टेट सनातन इंडिक सिविलाइजेशन से विमुख नहीं हो गई है? आई थिंक दीज आर द चैलेंजेस विच आर रिक्वायर्ड टू बी एड्रेस्ड, और इसे ही सबवर्जन कहते हैं। ये सब चीजें, तमाम चीजें खत्म करने के लिए हमने ये कहा, हमने तमाम लड़ाइयां लड़ी। रोशनी कानून का मैंने आपके सामने जिक्र किया। 2014 में उसकी संवैधानिक वैधता को चुनौती देके अक्टूबर 2020 में स्वयं मैंने हाई कोर्ट से उसे ध्वस्त करवा दिया, खत्म करवा दिया, एक लेजिस्लेटिव जिहाद को डिफीट किया। 14 फरवरी 2018 का ऑर्डर, सिटिंग चीफ मिनिस्टर के खिलाफ मोर्चा खोल के क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट पब्लिक डोमेन में लाके एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निष्क्रिय करवाया, जिसके बाद मुझे अरेस्ट करने की भी, पीएस से लगाने की भी, प्रिवेंटिव डिटेंशन में लेने की भी नाकाम कोशिशें उसने की, लेकिन किया। तो वो तो हम हमेशा जीतते हैं इनके खिलाफ जंग लड़के, भारत सरकार हमें हरा देती है। माइनॉरिटी राइट्स अभी भी उन्हें दे रही है, डिलिमिटेशन 2011 के सेंसस के आधार पर कर रही है। जहां बात करने की बात हो वहां कश्मीरी नेताओं से बात की जाती है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू लिया जाता है और उस हिसाब से फैसले लेते हैं। तो दिल्ली जम्मू को हमेशा डिफीट करवाती आई है। हमने इनके बनाए हुए कानून तक सिंगल हैंडेडली 6 वर्ष की लड़ाई में ध्वस्त करवा दिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वी आर स्टैब्ड इन द बैक। और कल आपके एलजी साहब ये कह रहे हैं कि जो लोग जम्मू को सेपरेट स्टेट बने इसका डिमांड कर रहे हैं, कश्मीर को 2 यूटीज में डिवाइड किया जाए उसकी डिमांड कर रहे हैं, वो बेसलेस बातें कर रहे हैं, वो रूमर्स फैला रहे हैं, वो विदेशी ताकतों के कहने पर कुछ कर रहे हैं, वो कंस्पिरेसी कर रहे हैं। आई डोंट रियली अंडरस्टैंड कि भारत सरकार जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के इस्लामाइजेशन ऑफ हिमालयाज के प्रोजेक्ट को रिस्पॉन्ड करने के लिए क्यों इफेक्टिव कदम नहीं उठा रही है, और जो रिक्वायर्ड है वो क्यों नहीं कर रही है। इट इज फॉर द स्टेट ऑफ इंडिया टू आंसर। मुझे लगता है कि आपको उनके प्रतिनिधियों को गले से पकड़ के ये सवाल पूछने चाहिए। एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, यहाँ पे हम जंग लड़ रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, इनके बनाए हुए कानूनों को ध्वस्त करवा रहे हैं, इनके हर एक जीनोसाइडल एक्ट को रोक रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं, लेकिन पीछे से एंड टाइम पे आके दिल्ली हमारी पीठ में छुरा भोंक देती है। क्या करें? देखिए, समझिए, जम्मू कश्मीर का इस्लामीकरण सनातन इंडिक सिविलाइजेशन के इस्लामीकरण के बराबर होगा। आपकी सभ्यता नहीं बचेगी। और हिंदुस्तान की बाकी रियासतों में रहने वाले लोग अगर ये समझ रहे हैं कि कश्मीर का ही इस्लामीकरण हुआ था, अब जम्मू का इस्लामीकरण हो रहा है तो जम्मू का ही इस्लामीकरण होकर हम बच जाएंगे, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। आप नहीं बचेंगे, भारत सरकार भी आपको बचाने नहीं आएगी। जिस समय रिसेंटली किश्तवाड़ में दंगे हुए, भारत सरकार ने एक ऐसा पैरालिसिस इंट्रोड्यूस किया गया इंटरनल सबवर्जन के जरिए, आर्मी को हिंदुओं को बचाने के लिए नहीं आने दिया गया। कश्मीर में आर्मी को हिंदुओं को बचाने के लिए नहीं आने दिया गया था 1990s में। आप पढ़िए किताब, उस समय के आर्टिकल्स पढ़िए, न्यूज़पेपर देखिए, एविडेंस गैदर करिए, एक विशेष चर्चा करवाइए इस चीज पे कि किस तरीके से हिंदुओं पे जो अत्याचार हुए, नरसंहार हुआ, वो भी एक स्टेट स्पॉन्सर्ड एक्ट था, स्टेट पैरालिसिस के कारण हुआ। तो मैं आपको तथ्यों के आधार पर बताऊंगा कि क्या परिस्थिति थी। इसलिए हिंदुस्तान के लोग अगर इस मुगालते में हैं कि भारतीय राज्य, इंडियन स्टेट उन्हें बचाने आएगा इन जीनोसाइडल अट्रिब्यूशंस के अगेंस्ट, तो गलत फहमी में है। भारत सरकार के लिए एब्डिकेशन एक स्ट्रैटेजी है। जब आप इनसे पूछेंगे कि आपने क्यों एब्डिकेट किया, आपने क्यों आर्मी नहीं भेजी, आपने निर्णय क्यों नहीं लिया, आपके अंदर पैरालिसिस क्यों हुआ, तो ये आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि ये ग्रैंड स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा था। हमारी चुप्पी एक ग्रैंड स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। अगर हम काउंटर रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं तो ये ग्रैंड स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, और उस ग्रैंड स्ट्रैटेजी को कभी एक्सप्लेन नहीं करते, और उसके ग्लेयरिंग फेलियर्स पिछले 70 वर्ष में आपके सामने हैं। फिर भी हमारा समाज इनकी बातों में आ जाता है, इनके बहकावे में आ जाता है। इसीलिए हमने तय किया कि एक ऑप्शन के तौर पे एकजुट जम्मू को खड़ा करेंगे। जम्मू कश्मीर में जिहाद को ऑफिशियली कहेंगे कि ये जिहाद है, जिहाद एज अ वॉर फॉर्म को आर्टिकुलेट करेंगे जो करते आते हैं, और उससे लड़ने के लिए काउंटर ऑफेंसिव तैयार करेंगे, जिसके चलते हमने इनके बनाए हुए कानून, इनकी साजिशें, बहुत सारी चीजें ध्वस्त की। किसी दूसरे प्रोग्राम में उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन मैं आपके माध्यम से पूरे देश से आज ये अपील करना चाहता हूं कि जुड़ जाइए हमारे साथ। ये आपकी अपने स्वयं की रक्षा की बात है, ये डिमांड करने में कि कश्मीर में जिहाद की समस्या को खत्म करने के लिए जिहादी टेरिटरी को डायरेक्ट अपने कंट्रोल में लीजिए, इस्लामाइजेशन ऑफ हिमालयाज को रोकने के लिए
जियोपॉलिटिकल हिंदू फुटहोल्ड वहां पे क्रिएट करिए, कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड करिए, एक हिंदूज ऑफ कश्मीर के लिए जिनका नरसंहार किया था, और जम्मू को एक फुल फ्लेज सेपरेट स्टेट बनाइए, ताकि मुस्लिम ब्रदरहुड के मॉडल पे चलते हुए जिहादी ताकतें हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस पे कब्जा करके गजवाए हिंद की लड़ाई को आगे लेने का काम नहीं कर पाए। डिसएम्पावर देम, डिस्ट्रॉय देम। अंकुर भाई, इस जो आपकी बातों में जो दर्द है, जो गुस्सा है, जो खीज है, जो फ्रस्ट्रेशन है, वो मतलब मैं मेरे पास शब्द नहीं है उसके लिए। लेकिन मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि सरकारें बदली, सरकारें आती हैं, सरकारों का अपना तरीका होता है, लेकिन बड़ी सारी राष्ट्रवादी ताकतें वहां बड़ी एक्टिव रहती हैं। उनका अपना क्या रुख है, वो उनका क्या स्टैंड है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। आप तो वहां हैं, हम तो आपकी बात को मानते हैं कि आप वहां के रिप्रेजेंटेटिव हैं, भले ही आप चुनाव में वहां पहली बार वहां लड़ने जाएंगे, लेकिन ये जो लोग, जिन लोगों को आप जिताते हैं, वो 20, 25, 30 जो हिंदू जीत के आते हैं, वो किस पार्टी के, मैं उस पर नहीं जा रहा, वो हिंदू क्या करते हैं? उन हिंदुओं के अंदर किसी किस्म की जितने भी बातें आपने कही, या वो आपकी बात के झुटला सकते हैं, या वो सत्ता के दलाल बन चुके हैं, या सत्ता के इतने लालची बन चुके हैं कि उनके अपने निजी चवन्नी के जो स्वार्थ हैं वो पूरे राष्ट्र के लिए हैं। और मैं भी ये बात कहता रहा हूं लगातार कि अगर जम्मू नहीं बचा तो दिल्ली भी सुरक्षित नहीं रहेगी, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो जो पार्टी उनकी कोई भी हो, वो जो हिंदू आता है चुन के, उसकी मानसिकता क्या है? कांग्रेस से मुसलमान चुन के आए, सीपीआई से मुसलमान चुन के आए, इंडिपेंडेंट मुसलमान चुन के आए, पीडीपी से है, उनका सबका एजेंडा एक है। लेकिन यहाँ तो जो पार्टी एक है, जो वो भी जो चुन के आते हैं, वो तो महबूबा मुफ्ती के क्या कहते हैं स्कूटर के पीछे पीछे दौड़ रहे होते हैं। वो महबूबा मुफ्ती तो कैबिनेट की मीटिंग भी नहीं बुलाती थी और साइन करके कहती थी इस पे साइन कर दो, और वो आपको मुख्यमंत्री साइन कर। तो इनका कोई गला नहीं पकड़ता, इनका कोई कॉलर नहीं पकड़ता, इनके पीछे पत्थर नहीं कोई फेंकता। तो जम्मू के लोगों को, या हिंदू जो है वहां के इतने सोए हुए हैं या इतने कमजोर है कि ये हर बार उन्हें बेवकूफ बनाते हैं। क्या वजह है? ये मेरा गुस्सा इसलिए है कि भाई अगर इतनी 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 भयावह स्थिति है जो आज आप बता रहे हैं, और आपका क्या स्वार्थ हो सकता है इस उम्र में? आपका क्या स्वार्थ होगा भाई? आप वेल एस्टेब्लिश आदमी हैं, आप अपना जीवन जीते हैं, आप अपने प्रोफेशन से कमा के अपना घर चलाते हैं, आप सरकारी पार्टियों में या सरकारी उसकी चक्कर नहीं काटते, आपको टिकट नहीं चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी आपकी जो पिछले ऑलमोस्ट 50 मिनट जो आप बोले हैं, उसमें आपका दर्द नहीं, पूरे उस हिंदू समाज का दर्द झलकता है कि वो किन तकलीफों से है। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे लोगों को हराता क्यों नहीं है? ये क्या बंधुआ मजदूरी है? क्या कहते हैं कि जो लोग आपके बिके हुए हैं, जो अपनी आवाज नहीं उठाते, उनके यहाँ एक मैंने देखा है, वो फ्रॉड जो था, वो राशिद नाम का जो था, रशीद, वो हर जगह चिल्लाता था, हर जगह मैंने उसको, वो 2-3 बार तो मुझे बागा बॉर्डर पे मिला। लेकिन मुझे कोई हिंदू लीडर किसी पार्टी का हो, उसके अंदर हिंदुत्व तो मर चुका है, वो बिल्कुल बिक चुका है। वो पीएमओ में बैठ जाए जाकर के, या इस पीएमओ में बैठे या पिछले पीएमओ में बैठे, उसकी सबकी यही स्थिति होती है। तो ये हो क्या रहा है? आपने अपना पूरा जमीर बेच दिया है क्या? क्या किसी राजनीतिक दल के, किसी राजनीतिक व्यवस्था के ही आप गुलाम होकर रह गए हैं? तो आप पूरी स्टेट आपके पास खड़ी होती है, उसके बावजूद भी पूरी की पूरी दिल्ली, चाहे ये दिल्ली हो या वो दिल्ली हो, आपको ऐसा ज्ञान दिया जाएगा कि 100 साल के बाद ये होगा, फिर हमें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में हम दिल जीत रहे हैं। किसका दिल जीत रहे हैं यार? जिन्होंने हजारों साल पुरानी सभ्यता को नष्ट कर दिया, जिन्होंने मां शारदा देवी को तोड़ के खत्म कर दिया, जिन्होंने सूर्य मंदिर को तोड़ के खड़ा कर दिया, हम उनका दिल जीत रहे हैं। जो बंदूक लेके खड़ा हुआ है, उन्हें स्कॉलरशिप दे रहे हैं। तो अगर ये है, तो ये गुस्सा मेरे अंदर भी है। ये मुझे, जब मैं सुनता हूं तो मुझे लगता है कि मैं यहां से क्या कर सकता हूं। तो मेरे पास, तो मैं बोलता हूं, बताता हूं लोगों को, आप जो बताते थे उनके कुछ तथ्यों को फैलाता हूं। लेकिन गुस्सा मेरा ये है कि हिंदू क्या कर रहा है? वो पार्टी, विचारधारा, उसको कब तक सिर पे घिसेगा भाई? कौन से दिन का इंतजार कर रहा है कि वो ये होगा, फिर उसके बाद ये होगा, फिर अब होता कुछ नहीं है। एक जनरेशन मर के चली जाती है, फिर दूसरी आ जाती है। तो ये क्या है? मेरा गुस्सा समाज से, हिंदुओं से, वो जम्मू के हो, वो वैली के हो, उनसे। और ये जो नेता जो बार बार वो आ जाते हैं, बयान देते हैं, एक वो कोई नेता है, वो जैसी कोई बात आता है, वो अकड़ अकड़ के कहेगा नहीं, जवाब दिया जाएगा, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पिछले 100 साल से मैं मुंह तोड़ जवाब सुन रहा हूं, मुंह भी वही है और टूटा आज तक नहीं है। लेकिन ये सिर्फ बयानबाजी, टेलीविजन वाले चले जाते हैं, एक बयान वो दे देता है, वो 5 फीट का शायद कोई आदमी है, मैं उसका नाम नहीं जानता, वो शायद किसी पार्टी का कोई वहां अध्यक्ष है, स्पोक पर्सन है, भगवान जाने कौन है। लेकिन उसका हर बार बयान ये आता है रटा रटाया, और कुछ होता नहीं है। लेकिन बोलते बोलते नहीं ये लोग, ये क्या सत्ता के बिल्कुल ही दलाल हो चुके हैं क्या ये लोग?
देखिए, इनके लिए एब्डिकेशन ही स्ट्रैटेजी है और इसी चीज का ये प्रचार करते हैं। और आप एक कॉमन थ्रेड देखेंगे कि जहां जहां हिंदू जीनोसाइडल एट्रिशन फेस कर रहा है, जब वहां का हिंदू न्याय के लिए इनसे मदद की गुहार करता है, तो ये उसी पे दोषारोपण करके उसे चुप कराने का काम करते हैं। कश्मीरी हिंदुओं को कहा जाता है कि तुम तो कम्युनिस्ट थे, तुम तो नेहरू के साथ थे, नेहरू तो तुम्हारा था, तुम बुजदिल थे, तुमने बंदूक नहीं उठाई, तो तुम्हारे कारण ही तो तुम्हारा नरसंहार हुआ। पश्चिम बंगाल में ये कह दिया जाता है कि देखिए, तुमने तो कम्युनिस्टों को पावर में रखा 30 साल, 35 साल, 40 साल, तुम हमारा साथ नहीं देते हो, तुम्हारी प्रॉब्लम का कारण तुम ही हो और तुम्हारे कारण ही। तो विक्टिम ब्लेमिंग एक 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 पैराडाइम सी बन गई है। दूसरा, मुझे लगता है कि जहां तक वैचारिक दृष्टिकोण से देखें तो हिंदू संगठनों में भी बहुत सबवर्जन इंट्रोड्यूस हो गई है। मैं एक सिंपल एग्जांपल दूंगा। देखिए, हिंदुत्व अरबिंदो घोष का भिन्न था, वीर सावरकर का भिन्न था, और अभी प्रेजेंट डे में आरएसएस का भिन्न है। अरबिंदो घोष के हिंदुत्व में सनातन को मूल माना गया और यह कहा गया कि धरती माता इसलिए है, महान इसलिए है क्योंकि सनातन की जननी है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द सनातन इंडिक सिविलाइजेशन, इसे आपको बचाना है, इसे आपको बढ़ाना है। सावरकर साहब ने भी साथ साथ से जुड़ती हुई ही बात कही। उन्होंने हालांकि सिविलाइजेशनल हिंदुत्व, अरबिंदो का कहें तो वो सिविलाइजेशनल हिंदुत्व था। तो सावरकर साहब ने ये कहा कि चलिए ठीक है, मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर रहा हूं टेरिटोरियल हिंदुत्व पे, लेकिन मैं 3 कंडीशंस डाल रहा हूं कि भाई, ये धरती महान है, कन्याकुमारी से हिमालय के बीच में, इसमें रहने वाले हिंदू तो हैं, लेकिन हिंदू प्राइमरीली वो है जो इस धरती को अपनी मातृभूमि, पितृभूमि और पुण्य भूमि माने। तो 3 कंडीशंस डाल दी। अब इन 3 कंडीशंस के चलते इस्लामिस्ट तो एक्साइज आउट हो जाते थे, बाहर हो जाते थे। तो अभी 2 वर्ष पूर्व ही संघ ने आर्टिकुलेट किया कि उनका टेरिटोरियल हिंदुत्व क्या है। उन्होंने कहा कि सिविलाइजेशन से तो हमें कोई लेना देना नहीं, इस धरती के बीच में, इस भूभाग के बीच में जो भी है वो सब हिंदू है और इस्लाम के बिना हिंदुत्व अधूरा है। देखिए, इन 3 चीजों में डिफरेंस आप समझिए। एक सिविलाइजेशनल हिंदुत्व है, एक टेरिटोरियल हिंदुत्व है। टेरिटोरियल हिंदुत्व में भी कुछ कंडीशंस हैं जो फुलफिल नहीं होती, उनको भी साइड पे रख दिया और ये कह दिया कि इस्लाम के बिना हिंदुत्व अधूरा है। जब इस्लाम के बिना हिंदुत्व अधूरा है तो मुसलमान का तो दिल जीतना पड़ेगा ना हिंदुत्व को पूरा करने के लिए। नहीं, जीते दिल, लेकिन हिंदू की कत्ल करा के क्यों जीत रहे हो भाई? वो हमारा घर लुटवा के क्यों जीत रहे हो भाई? क्योंकि वो निहित है, वो बाय डिफॉल्ट है, उसे नहीं समझा जाता। वह मुसलमान का दिल जीतना है तो फिर हिंदू इंटरेस्ट्स पे कॉम्प्रोमाइज करना है, वो तो निहित है, तो बाय डिफॉल्ट है। क्योंकि मुसलमान का जो सोचने का फ्रेम है, जो जिहादिस्ट्स का, इस्लामिस्ट्स का काम करने का, सोचने का जो फ्रेम है, वो भिन्न है, वो डिफरेंट है। वो 1400 वर्षों से इवॉल्व हो रहा है उसी डायरेक्शन में। वो एक जंग लड़ रहा है और हम अभी तक यही मानने को तैयार नहीं है कि जंग चल रही है। हम कह रहे हैं अभी जंग हुई नहीं, अभी जंग को हमें रोकना है। जो जंग चल रही है उसके बारे में हमारे हिंदू संगठन इस मुगालते में है कि जंग तो अभी होना बाकी है और होने से हमें रोकना है। इसीलिए अपने ही लोगों को लैसरेट करते हैं, ब्लीड करते हैं, एब्डिकेशन को स्ट्रेटजी समझते हैं, दिल जीतने की बातें करते हैं। वो टर्मिनोलॉजीज जो पाकिस्तान की आईएसआई ने जम्मू कश्मीर के इतिहास में प्लांट की, चाहे वो कश्मीरियत हो, जमहूरियत हो, इंसानियत हो, उन्हें अडॉप्ट करते हैं और अनफॉर्चुनेटली देश का बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जो इस्लामिस्ट के सोफिस्टिकेटेड मेथड्स हैं टेक ओवर के, नैरेटिव बिल्डिंग, पैरालिसिस क्रिएट करना फ्रॉम विद इन, प्लांटिंग इंडिविजुअल्स, प्लांटिंग पॉलिसीज, फॉर्मुलेशंस, मुस्लिम ब्रदरहुड का जो मॉडल इंडिया में डिप्लॉय किया गया उसे समझते नहीं है आप। उनकी सबसे बड़ी जीत 1947 के बाद आर्टिकल 370 को मान लीजिए। देखिए क्या सुनिश्चित करवाया उन्होंने कि एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है जहां पे हिंदुस्तान का संविधान लागू नहीं होगा। आप इस सोच की परिकल्पना भी नहीं कर सकते। दे क्रिएटेड अ नॉन सेक्युलर स्टेट विद इन secular India using Indian constitution. They communalized the entire polity, presented it like a secular victory using secular constitution of a democratic republic. आप उनके ऑपरेशन
कि नुआंसेस को समझिए, सोफिस्टिकेशन को समझिए, हाउ डू यू डेवलप अ काउंटर ऑफेंसिव टू दिस। पहला तो भाई आप प्रॉब्लम को उसके नाम से पुकारिए। जिहाद एक वॉर फॉर्म है जो 1400 साल से इवॉल्व हो रही है। साम दाम दंड भेद के अलावा 50 तरीके की चीजें इसमें जुड़ चुकी हैं। लेकिन भारत की राजसत्ता और हमारे हिंदू संगठन पहले यही मानने को तैयार नहीं कि हमें समस्या को उसके नाम से पुकारना है। ये कहेंगे हमें कैंसर को कैंसर नहीं कहना, उसको फोड़ा कहेंगे। तो जब फोड़ा कहेंगे, इलाज फोड़े का होगा, कैंसर वैसे का वैसा बना रहेगा। तो आप डायग्नोज तो करिए, लेकिन आप में हिम्मत नहीं है। और हिम्मत क्यों नहीं है? 1000 वर्ष की गुलामी ने डॉक्ट्रिन ऑफ इम्पोजिशन ऑफ इस्लामिक विल को भारत में स्थापित कर दिया है। हम गुलाम हैं, मानसिक तौर पे गुलाम हैं। इस्लाम की ये विल है कि एक लाइन में रह के ही उसका क्रिटिसिज्म हो, लाइन को क्रॉस नहीं किया जाए। और ये बिना कुछ किए हिंदू फॉलो करता है। होने के बावजूद भी, मामला बिगड़ने पे भी सच नहीं बोलता, उस पे पर्दे डालता है। ये जिहाद है, मुसलमान चिल्ला चिल्ला के कहता है। हिंदू ही कहता है कि नहीं नहीं ये जिहाद नहीं है, या जिहाद का मतलब ये नहीं। अपने धर्म को, धर्म के नाम पे लड़ाई को वो डिक्लेयर करते हैं, और हिंदू डिनायल मोड में रहता है कि नहीं नहीं ये वो नहीं है जो ये कह रहे हैं। मुसलमान ने कभी डिनाई नहीं किया। मुसलमान ने ओसामा बिन लादेन के जिहाद की डेफिनेशन को कभी डिसऑन नहीं किया, हिंदू ने किया। That's called imposition of Islamic will. It is the will of the Islam that you should not stand against me and you should remain within your limits. अब ये चर्चा का विषय है कि कम्युनिस्ट चाइना ने तो मिलियंस लोगों को मार के वहां की सोसाइटी को पर्ज करके कम्युनिस्ट विचारधारा में डाला। स्टालिन ने रशिया में मिलियंस ऑफ लोगों का कत्लेआम करके अपने देशवासियों का फिर उन्हें कंफॉर्म करवाया अपनी विचारधारा के प्रति। और 47 के बाद हम देखते हैं कि ऐसी कोई पर्जिंग भी नहीं हुई, हिंदू समाज को मिलियंस में मारा भी नहीं गया, और हम वॉलंटियर्स बन गए इस गुलामी। हम स्लेव वॉलंटियर करके बन गए, और हमने इम्पोजिशन ऑफ इस्लामिक विल या इस्लामिस्ट एजेंडा के साथ कंफॉर्म करना अपने अंदर, अपने डीएनए में घुसा दिया। वो एक अलग चर्चा है, उस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। मुझे लगता है कि समय भी काफी हो रहा है। मैं फिर आपसे निवेदन करूंगा कि आप भी हमारी तरफ से इस मुहिम को आगे बढ़ाइए। देखिए, ये नेशनल इंटरेस्ट है कि कश्मीर को 2 यूटीज में डिवाइड किया जाए और जम्मू को एक स्टेट बनाया जाए। जम्मू को स्प्रिंग बोर्ड मत बनने दीजिए गजवाए हिंद के लिए। फॉल ऑफ जम्मू इज क्रिटिकल फॉर गजवाए हिंद टू हैपन। मैं नहीं कह रहा, पाकिस्तानी मिलिट्री जनरल ने किताब लिख के डिटेल में बताया है, और उस पॉलिसी पे वो काम कर रहे हैं। रोशनी एक्ट आईएसआई का एक सबवर्सिव एक्ट था। हमारी विधानसभा से ऐसा कानून बना दिया जो पाकिस्तान और आईएसआई के एजेंडा को आगे लेके जाए। 14 फरवरी 2018 जैसा ऑर्डर भी पास करवा दिया, और तमाम जीनोसाइडल एक्ट्स की एग्जांपल्स हैं। बट मुख्यतः अभी मुझे लगता है कि एक देशव्यापी मूवमेंट बननी चाहिए जम्मू को स्टेट बनाने की और कश्मीर को 2 यूटीज में डिवाइड करने की। अंकुर भाई, आपने बिल्कुल अपनी चिर परिचित जो शैली है आपकी, शब्दों का कोई आप उसमें अमेंडमेंट नहीं करते। उस शब्द की जो गहराई है, तीव्रता है, वो उसको उतना ही बरकरार रखते हैं। आप गिलाफ नहीं उड़ाते, और आप शब्दों के ऊपर कोई इधर उधर के भाव मिलाकर के उसको कमजोर करने की कोशिश नहीं करते हैं। आप बिल्कुल खरी खरी भाषा में टू द पॉइंट बात करते हैं, किसको अच्छी लगेगी किसको नहीं अच्छी लगेगी। लेकिन आपकी पूरी जो 1 घंटे का करीब करीब मेरे आपके बीच में जो वार्ता हुई है, उसमें सबके मूल में कोई एक व्यक्ति विशेष नहीं है। आपने व्यवस्था को दोषी ठहराया है, पुरानी व्यवस्था को ठहराया है। नई व्यवस्था से ये उम्मीद थी कि वो कुछ करेगी, वो क्यों नहीं कर रही? क्या जम्मू कश्मीर में उनकी कोई पॉलिसी बदल गई, या पहले जब वो विपक्ष में थे तो कुछ और थे, अब कुछ और हुए? ये तमाम सारी चीजें हैं। और वो कौन सी ऐसी ताकत है कि दिल्ली के अंदर जब सत्ताएं बदलती हैं तो जम्मू कश्मीर के प्रति उनका वही रुख रहता है? वो क्या हिडन एजेंडे हैं? क्या भारत सरकार किससे ब्लैकमेल होती है? कौन सी ऐसी ताकत है वो जिसके कारण हमारे जो सामाजिक संगठन है वो भी नरेटिव अलग बनाते हैं? आपने काफी सारी बातें की, आपने 370 की बात की,
तो आपने कहा कि देखिए वहां मुसलमान लीडर्स ने किस तरीके से 370 ले लिया उन्होंने, और इसी तरीके से दिल्ली में उस समय रफी अहमद किदवाई और ये मौलाना आजाद ने आर्टिकल 30 ले लिया कि देखिए साहब हमारे यहाँ ये इतने सारे गुरुकुल हैं और गिनती में ज्यादा होंगे, और यहाँ तो उसके लिए मदरसों बनवाए। तो जबकि बहुत सारी, जबकि आर्टिकल 14 में साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई एवरीबडी इज इक्वल बिफोर द लॉ, तो फिर 30 की जरूरत नहीं थी। तो ये एजेंडा आज भी चल रहा है, और आज भी लोग ये कहते हैं कि हमें हिंदुस्तान में डर लग रहा है, ये भी सरकारों को ब्लैकमेल करते हैं और फिर सरकार डर जाती है। तो मैं समझता हूं कि स्टेट कुछ भी करे, मैं आज फिर कह रहा हूं, अगर स्टेट हमारी बात नहीं सुनती है और स्टेट के बदल जाने से भी कुछ बदलता नहीं है, तो क्या 100 करोड़ हिंदू समाज ये तय नहीं कर सकता है कि स्टेट वो करे जो हम चाहते हैं? इसलिए समाज ज्यादा पावरफुल है। तो जो काम आज आप कर रहे हैं कि आपने एक पहले ग्रुप बनाया, फिर उसको अब आप उसको पॉलिटिकली उसको आपने जगह दी है, अलग अलग जा रहे हैं, वही ताकत तो मजबूर करेगी। वही जो एमएलए जीत के जाएगा ना, वो फिर वो महबूबा मुफ्ती के पीछे पीछे स्कूटर पे भागता नजर नहीं आएगा ना। फिर महबूबा मुफ्ती उसको कैबिनेट की मीटिंग का पर्ची पकड़ा के कहेगी नहीं यहाँ साइन कर दो, और वो साइन कर देगा, और बाहर आके अपने हिंदुत्व की दो चार बातें करेगा और चला जाएगा, और 4 हिंदू मर जाएंगे। अभी अभी एक पंडित मरा है, एक वो आया, वो कोई स्पोक पर्सन है, नहीं मुंह तोड़ जवाब दे जाएगा। वो पिछले हर बार आके मुंह तोड़ जवाब, किस हिंदू को बेवकूफ बना रहे हो? देश को गुमराह कर रहे हो, हिंदुओं को गुमराह कर रहे हो। भाई क्या करना चाहते हो भाई? जो बात आप कह रहे हैं वो बात मैं भी कहता रहा हूं कि जम्मू अगर सुरक्षित नहीं है तो दिल्ली भी सुरक्षित नहीं रहेगी। आपने विस्तार से बात की, और फिर इसका और बहुत सारे पहलू हैं, उस पर फिर कभी मैं चाहूंगा कि आपको जब समय हो मुझे बताएं, हम उसी हिसाब से रखें, क्योंकि आज कम से कम देश सुन तो रहा है। जम्मू में क्या हो रहा है ये तो पता है, नहीं आज से पहले तो ये पता ही नहीं था कि जम्मू कश्मीर क्या है, बस वो स्वर्ग है, स्वर्ग है, स्वर्ग है, पूरा साउथ का आदमी स्वर्ग, उसको पता ही नहीं था कि इतना बड़ा नरसंहार हो रहा है वहां पर, वहां किस तरीके की, किसी को कुछ पता ही नहीं था। बंगाल में मैंने देखा, मैंने तमिलनाडु में देखा, मैंने आंध्रा में देखा, मैं तो इतना नहीं, जम्मू कश्मीर में अच्छा ऐसा होता है, अच्छा वहां ऐसा है, कुछ पता ही नहीं है। तो कम से कम आपके जैसे नौजवानों के माध्यम से देश भर में लोग सुन तो रहे हैं, उस पर बातचीत करते हैं, उस पर डिबेट होती है। आप अपनी आवाज को बुलंद रखिए, अपना हौसला बिल्कुल भी कमजोर मत होने दीजिए। हमारी कोई शक्ति नहीं है, न हमारा कोई संगठन है, न हम सरकार से कनेक्टेड है, न किसी राष्ट्रवादी संगठन से, न गैर राष्ट्रवादी संगठन से, हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। हम सिर्फ राष्ट्र को जो चुनौतियां हैं, राष्ट्र की चुनौतियों को सामने रखते हैं। लोग हमारी बात सुनते हैं, और सुनते हैं इसलिए हम सब कहते हैं, इसलिए मैं आपको भी बुलाता हूं। और जो भी मुझे लगता है कि जो लोग सच में जमीन पे काम कर रहे हैं, निष्पक्ष होकर काम कर रहे हैं, उनका कोई स्वार्थ नहीं है, उनका कोई निजी एजेंडा नहीं है, इसलिए मुझे बड़ी खुशी होती है कि आप जैसे नौजवानों ने वहां कमान संभाली है, और आप मजबूती से लड़े। हमारे पास जो भी ताकत है अंकुर भाई, उसमें हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। आपको लगेगा कि हमारे कुछ कहने से अगर डॉट बराबर भी कोई फर्क आएगा, तो हम पूरी तरह से आपके साथ खड़े हैं। आप आए, आपने अपनी बात रखी, बहुत बहुत शुक्रिया। और जब भी आपको लगे कि कोई इस विषय पर विस्तार से बात करनी है, ये जो हमने प्लेटफॉर्म बनाया है, ये इसी काम के लिए बनाया है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।